वैष्णव लर्निंग हब एंड आज का हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन विद एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़। तो इस टॉपिक में बात करी गई है कि जो डाइवर्स नीड्स के बच्चे होते हैं तो वो सिर्फ सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स ही नहीं, उसके साथ साथ उनको बहुत सारे एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सबको बताएं कि जो एनवायरनमेंट है, हमारा सराउंडिंग्स है, वो बहुत डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, तो उनका एक बच्चे की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना। अब कोई बच्चा है अगर उसको फॉर एग्जांपल वो डाइवर्स नीड्स है, ठीक है, वो स्पेशल है ना, साथ ही साथ उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, तो ये चीज़ उसको और ज़्यादा अफेक्ट करेगी, है ना। जो भी हमारा एनवायरनमेंट में हो रहा होगा वो उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, है ना। कोई डिसेबल बच्चा है लेकिन उसकी सराउंडिंग्स अच्छी हैं, उसका इनकम अच्छा है, या फिर वो अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी कि उस बच्चे को होगी जो स्पेशल भी है और साथ साथ बहुत सारी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि diverse needs children not only have to face social emotional problems but they have to also face environmental and ecological problems. Environment has a dynamic influence on the health of the child. During the past decade, the impact of social economical inequalities in the living environment and in exposure to the environmental pollution has increasingly been recognized as a major contributing फैक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ द हेल्थ इनइक्वालिटीज़। यानी कि जिस बच्चे का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है वो अपनी बीमारी का इलाज भी ठीक से नहीं करा पाएगा, है ना। जो कई बार ऐसा होता है जो विजुअल हियरिंग एड्स होते हैं बहुत कॉस्टली आते हैं, तो जो कोई नॉर्मल फैमिली का बच्चा है वो फिर भी उसको परचेज़ कर लेगा, लेकिन जिस बच्चे की इकोनॉमिक कंडीशन, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो उसको वो नहीं कर पाएगा ना, वो उसको क्या बोलते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुआ, जो हमारे एनवायरनमेंट की कंडीशंस थी उसने भी एनवायरनमेंट इकोनॉमिकल, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ये सब हमारा उसमें ही तो आता है ना, एनवायरनमेंट में ही तो आएगा। इकोनॉमिक कंडीशंस जो भी हमारी होती हैं जो एक बच्चे को अफेक्ट करती हैं, तो इसका उसके ऊपर जो है एक नेगेटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसमें यही लिखा हुआ है कि लो सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रन एडोसेंट टू इनएडिक्वेट हाउसिंग एंड रेसिडेंशियल कंडीशंस एंड लेस अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एक्टिविटी। अब कोई डिसेबल बच्चा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो कैसे भी करके वो कोशिश करेगा कि वो पैसे कमाए, है ना, तो पढ़ाई से दूर होता जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा ठीक से, और साथ ही साथ उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी जो एक नॉर्मल बच्चे को मिलती हैं। अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं और कॉजेज़ हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ के। ये इकोलॉजिकल है, ओके, इट इज़ सी आएगा ये, ओके। तो फर्स्ट आता है एयर पॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा क्या करता है, वो काम भी करता है साथ साथ और पढ़ाई भी कर रहा है, ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन उसको अफेक्ट करेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल ये पॉल्यूशन की कंडीशंस बनी हुई हैं, है ना, उस बच्चे को पढ़ाई भी करनी हो साथ साथ उसको अगर बाहर काम करना है तो वो चीज़ उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। ठीक है, और ये भी हम कह सकते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन का जो रिस्क है उसका एक्सपोजर उन बच्चों के लिए ज़्यादा होगा जो फॉर एग्जांपल आपका कोई बच्चा है, कोई जैसे रोड साइड पढ़ाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको रोड साइड पढ़ाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनको मजबूरी में काम करना पड़ता है बाहर, है ना, ट्रैफिक सिग्नल के आसपास हमने देखा है बहुत सारे बच्चे घूमते रहते हैं, तो उन बच्चों को ये चीज़ें जो बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा टच में रहते हैं उनको ये पॉल्यूशन ज़्यादा इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा फ्लडिंग मीन्स बाढ़ आना, ये भी एक बहुत हमारा इंपॉर्टेंट हज़ार्ड है, ठीक है, जिसके बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ पे बहुत सारे रिस्क होते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ की वजह से लोगों को अपना जो है क्या बोलते हैं घर छोड़ना पड़ता है। जो गरीब बच्चे होते हैं वो ऐसी जगह पे रहते हैं जो समुद्र के किनारे रह रहे हैं या किसी नदी के किनारे रह रहे हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, उनकी पढ़ाई अफेक्ट होगी, जहाँ उनको घर छोड़ना पड़ा उनकी पढ़ाई वहीं अफेक्ट हो गई। दे आर नॉट टू मच रेगुलर, कैन नॉट बी रेगुलर इन द स्कूल। अब नेक्स्ट आता है वाटर एंड सैनिटेशन। जैसे कि हमें पता है कि अगर ये भी आपका सीधा साधा है, अगर बच्चे को साफ़ सुथरा पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, गंदा पानी पिएगा या फिर पानी नहीं मिलेगा तो मजबूरन उसको कई बार ऐसा होता है पानी नहीं आता तो बहुत थोड़ा, अगर गंदा भी पानी आ रहा है तो वी
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फैमिली दे आर गंदा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जिसकी वजह से अगर बच्चा बीमार होगा तो वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाएगा। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि दवाइयों का या फिर इलाज कराने के भी पैसे लोगों के पास नहीं होते। तो इन दी ये सारी चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा एक पढ़ाई को अफेक्ट करती हैं। अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, ठीक है, उसको बेसिक नीड्स उसकी पूरी नहीं हो रही, तो वो आगे जाके पढ़ाई या फिर इन चीज़ों के लिए वो सोच भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट आता है फूड बॉर्न डिजीज़ेज़। अच्छा, इससे पहले एक और पॉइंट है हमारा, दैट इज़ वेस्ट। अब ज़्यादातर हमने ये चीज़ देखी है, जहाँ पे जो गरीब बच्चे या गरीब लोग रह रहे होते हैं वो एरिया इतना साफ़ सुथरा नहीं होता है ना, वहीं पे पास में कूड़ादान होगा, उधर ही उनका घर होगा, तो ये चीज़ें भी उनकी हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फूड बॉर्न डिजीज़। फूड बॉर्न डिजीज़ आया जो भी हमारी फूड से डिजीज़ होती हैं, जैसे कि कोई आपने बचा कुचा खाना खा लिया या कुछ भी, इनसे जो भी डिजीज़ होंगी ये हमारी फूड बॉर्न डिजीज़ में आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीजेज। अब नेक्स्ट होता है हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ क्या होता है? ये वो डिजीज़ होती हैं जो एक दूसरे को छूने से फैलती हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारा ट्रॉपिकल डिजीज़ हो गई, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, छूने से नहीं फैलेंगी, मतलब फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं जो बहुत जल्दी से फैल जाती हैं, ठीक है। तो ये इनका रिस्क भी हमें पता है कि लोकलाइज जो होंगे, हमारे जो गरीब लोग होंगे, गरीब बच्चे होंगे, उन पे इस चीज़ का इफेक्ट और ज़्यादा होता है, बिकॉज दे डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर्स एंड दे डो नॉट हैव इनफ सोर्सेज टू ट्रीट देमसेल्व्स, है ना। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हमारी वो होती हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इन डिफ़िकल्टीज़ का। इसके 5 पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें। फर्स्ट है अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन एक एजुकेशन ही है। जितना ज़्यादा जो हमारे लोग हैं, एनवायरनमेंट है, जनता है हमारी, जैसे कि गरीब बच्चे हो या अमीर हो, उनको जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा उतना ज़्यादा ही वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे बीमारियों से, और उतना ज़्यादा ही अच्छे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट। मतलब कि ऐसा आपको एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि यस एनवायरनमेंट है तो डायनामिक होगा, चेंजेस आएंगे, बट यू डू नॉट हैव टू फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जैसे कि कोरोना आया, कोरोना के बाद आपको पता है कि पूरे तरीके से पूरी कंट्री या पूरा वर्ल्ड में कहूँगी हिल गया एक तरीके से, बट स्टिल वी आर ट्राई टू कमिंग बैक इन ईच एंड एवरी फील्ड। सो दैट्स वाई वी हैव टू एक्सेप्ट एनवायरनमेंट एज इट इज़। क्रिएटिंग एन एंटी बायस लर्निंग एनवायरनमेंट। एंटी बायस लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट है उसको एक्सेप्ट करना, उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, और साथ ही साथ उन्हीं चैलेंजेस में सीखने की कोशिश करना। नेक्स्ट आता है होम स्कूल कम्युनिटी कनेक्शंस, यानी कि इट इन्वॉल्व्स कि पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स जो हैं कम्युनिटी के, वो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को सॉल्व करने में एक साथ रहें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डाल दें कि तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी कंट्री को, हमारे स्टेट को क्लीन रखे और हम खुद कूड़ा फेंकते रहें। इट इज़ कैन नॉट बी डन लाइक दैट। वी हैव एनवायरनमेंट हम लोगों से ही बनता है, तो एनवायरनमेंट को अगर हमें अच्छा करना है या बुरा करना है तो वो सब हमको मिलकर ही करना होगा। नेक्स्ट है एग्जामिन द क्लासरूम एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि एक स्कूल सोसाइटी का छोटा रूप होता है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बच्चे आते हैं, बच्चों के आइडियाज़ को हमें अच्छे से सुनना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो कन्वर्सेशन को इनिशिएट करें, कोशिश करें अपने आप की अपनी बात रखने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आ रहे हैं किताबी ज्ञान लिया और छुट्टी, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो दे शुड ऑल्सो डेवलप देयर सेल्फ एटीट्यूड, सेल्फ कंसेप्ट। कोई भी चीज़ अगर वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी एक बेसिक समझ उनको ज़रूर होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, दैट इज़ आवर चिल्ड्रन विद एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल डिफिकल्टीज। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मार्जिनल ग्रुप्स। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।